जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 19 मार्च के लिए 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो 19 मार्च एग्ज़ाम डेट है, ये अभी कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता है, क्योंकि CSBC द्वारा अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला गया है। अगर 19 मार्च को मध्य निषेध सिपाही के लिए सेंटर उपलब्ध हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम 100% 19 मार्च को लिया जाएगा। तो आप लोग मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 19 मार्च को ही होगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अवमूल्यन आयात को महंगा बनाता है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और देखिए, अवमूल्यन के द्वारा किसी देश की मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर कम कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और आयात क्या होता है, महंगा हो जाता है। आगे देखिए, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। और देखिए बी ऑप्शन में है भारत परिषद अधिनियम 1919। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। देखिए तीसरा प्रश्न है, वैध मुद्रा का अर्थ है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, वैध मुद्रा का क्या अर्थ है। तो याद कर लीजिए, करेंसी नोट। वैध मुद्रा का मतलब होता है करेंसी नोट। और एक पूछा जाता है प्लास्टिक मनी, तो ध्यान रखिएगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे। तो याद कर लीजिए, भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापित होती है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। और भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। पांचवा प्रश्न है, एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एपीकल्चर जो है शहद उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक पूछा जाता है सेरीकल्चर, इसको भी ध्यान रखेंगे। सेरीकल्चर ये रेशम पालन से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। आगे देखिए, लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो लघु ज्वार भाटा पैदा होता है 1 महीने में एक बार, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को सामान्यतः कहा जाता है। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो टाइमिंग को आप सभी ज़रूर ध्यान रखें।
तो बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो टॉर्नेडो कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और ये टाइफून क्या है? तो देखिए, प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। तो 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, अहमदाबाद सत्याग्रह। और ये कब होता है? तो 1918 में होता है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? तो ये 1918 में। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में। इन सभी को ध्यान रखना है। आगे देखिए, बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन में दिया गया है, याह्या खां। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। आगे देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु हुई थी। सोच समझकर आंसर करना है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। पावापुरी में महावीर की मृत्यु होती है। महावीर के बचपन का नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा वर्धमान। वर्धमान जो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा, मंत्रिसभा या फिर राज्यसभा को? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, लोकसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को प्रथम सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। और देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है लोकसभा के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 81 में। और राज्यसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बिल्कुल सोच समझकर आंसर देना है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे 13वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पे नागरिकता की बात की जा रही है तो एग्जाम में पूछा जाता है नागरिकता के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो भाग 2 में। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर याद रखना है। लखनऊ को ध्यान रखना है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछे तो लखनऊ में है। शिमला में क्या है? तो शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। चेन्नई में क्या है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। इन सभी को भी ध्यान रखें। भारत को कहा गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। तो जो भी बच्चे सी दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से गलत को छांटे। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
देखिए ए ऑप्शन में है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, शाहजहां के शासनकाल को बिल्कुल सही है। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर, ये भी सही है। साहित्य का स्वर्णकाल अकबर, ये भी सही है। लेकिन चित्रकारी का उत्थान काल ये इल्तुतमिश नहीं होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, यानी कि इसका आंसर डी है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? चलिए फटाफट से 18 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो 19 का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है YV चौहान, याद रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए पंचायती राज पूछा जाता है कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था, याद रखना है। और कौन सा संविधान संशोधन था ये भी पूछा जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में है। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से लेकर 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 25 से 28 में क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे देखिए तिब्बती पठार खाली स्थान का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। तिब्बती पठार खाली स्थान का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पे सही जवाब है अंतर पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए एक पूछा जाता है मानस, जो कि काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। तो सही जवाब है आपका डी ऑप्शन। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए लाल रंग, स्पेक्ट्रम में लाल रंग प्रकाश जो होता है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का। मराठों का उत्थान हुआ था किस काल में हुआ था? और देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मराठों का उत्थान कब हुआ था? तो याद रखिएगा शिवाजी के काल में हुआ था। सही जवाब है बी ऑप्शन। और मराठा साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाता है कौन था? तो शिवाजी थे, याद रखिएगा। शिवाजी के गुरु पूछा जाता है तो इसको याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दादाजी कोंडदेव, यहाँ पे लिख देते हैं दादाजी कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के गुरु थे। आगे देखिए रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित में से कौन अलग करता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से कौन अलग करता है?
तो 26 का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, पंबन द्वीप अलग करता है। देखिए सी ऑप्शन में है 10 डिग्री चैनल, ये किसके किसके बीच में है? तो अंडमान और निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और पाक स्टेट की बात करें तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। तो कर के अंतिम भार को करापात कहते हैं। क्या कहते हैं? करापात। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी। तो 28वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति गुजरात विजय के बाद हुई थी। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तो 29 का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग जो है तराइन का युद्ध से हुआ था। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, 1526, 1556 और 1761। आप लोग कमेंट करके बताएंगे खानवा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध आप सभी जानते हैं 1565 में होता है। आप लोगों को बताना है खानवा का युद्ध कब हुआ था। पल्लव किनके सामंत थे? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पल्लव जो है किनके सामंत थे? सही जवाब है सातवाहनों के। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा सिंह विष्णु। यहाँ पे लिख देते हैं सिंह विष्णु कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी? कांची, जो कि तमिलनाडु में कांचीपुरम में। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। तो सही जवाब है कुल कीमत कहलाता है। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हमने आपको बहुत बार बताया है। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक जो है लेखक है एडम स्मिथ। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, दास कैपिटल और दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। निम्न में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है चलिए सभी को बता देते हैं। तो बात करते हैं तारापुर नाभिकीय रिएक्टर, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तो ये है कुडनकुलम। कौन सा है? कुडनकुलम। ये भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है कुडनकुलम। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कलपक्कम कहाँ पर? देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। कलपक्कम कहाँ पर है? निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का संबंध जो है काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। नेशनल
इंफॉर्मेटिक्स सेंटर खाली स्थान में स्थापित किया गया था? चलिए 36 के लिए आंसर बताएंगे। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा 1976 में स्थापित किया गया था। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? चलिए आंसर बताएंगे। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो यहाँ पे जो भी बच्चे डी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है सुमित्रा महाजन, याद रखना है। और 17वीं का पूछे तो याद रखिएगा ओम बिड़ला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो जे.वी. मावलंकर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जे.वी. मावलंकर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? और देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि मैं आपके लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफा पूछा जाता है, मुंबई में है। भीमबेटका पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में है। एलोरा गुफा पूछा जाता है, महाराष्ट्र में है। इन सभी को नोट करेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर। क्या है? फीमर। जो कहाँ होता है? जांग की हड्डी में, याद रखना है जांग की हड्डी में है फीमर, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स या स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी होती है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए डी ऑप्शन में है जावा। जावा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाले द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप सभी जानते हैं यकृत ग्रंथि है। यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा? तो याद कर लीजिए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? तो अग्नाशय, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि का नाम आप सभी जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि है। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। आंसर बताएंगे वास्तविक नाभिक किसमें पाए जाते हैं? तो याद कर लीजिए वास्तविक नाभिक जो है उच्च पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? चलिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो अमीबा प्रोटियस, ये क्या है? परजीवी है। विषैले सर्प में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है? किस ग्रंथि से परिवर्तित होती है विषैले सर्प में विष ग्रंथि? तो यहाँ पे 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, लार ग्रंथि से। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन करते हैं? WBC, जिसको बोला जाता है श्वेत रुधिर कोशिका, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नेत्र श्लेष्मा। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? चलिए आंसर बताएंगे। और ये सभी प्रश्न याद कर लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे 47 का आंसर क्या हो जाएगा? जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। आगे देखिए, यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब उसका ताप सेंटीग्रेड में क्या होगा?
तो देखिए आपको याद होगा, इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में क्या संबंध होता है। तो संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9। अब यहाँ पे देखिए ताप दिया गया है वस्तु का 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी F का मान दिया गया है 140, तो यहाँ पे 140 रखिए, आपका C का मान आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या होगा 60 डिग्री सेल्सियस, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अम्लीय ऑक्साइड है ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प से ये जो है अम्लीय ऑक्साइड है। आखिरी प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्वों का अधात्विक गुण घटता है बाएं से दाएं जाने पर, नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं आने पर। तो देखिए इस पॉइंट को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में तत्वों का जो अधात्विक गुण है दाएं से बाएं जाने पर घटता है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।